कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्ते की बातों से, जो 7 से 11 अगस्त तक का था। इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़ में है अमेरिकन बैंक्स की रेटिंग घटा दी है। मूडीज ने वहां की 10 छोटी और मझोली बैंकों की रेटिंग घटाई है। वहीं 6 बड़ी बैंकों को भी नोटिस पर रखा गया है। मोदी जी ने भी शेयर बाजार के इन्वेस्टरों को टिप दे डाली। सरकारी कंपनी में निवेश को लेकर उन्होंने बताया कि पीएसयू का परफॉर्मेंस बेटर होता जा रहा है दिन ब दिन। आरबीआई की हॉकिश कमेंट्री ने बाजार को पानी पानी कर दिया। रेट्स में कोई फेरबदल तो नहीं किया गया, लेकिन अगले साल का इन्फ्लेशन टारगेट 5.1 से बढ़ाकर 5.4% तक कर दिया गया है। वहीं सीआरआर में भी 12 अगस्त से 10% की एडिशनल बढ़त करने से बाजार कांपने लगा। बढ़ते हुए कच्चे तेल के भाव वर्ल्ड इकोनॉमीज के लिए खतरा पैदा करते हैं। डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया और चाइना, इनका सबसे बड़ा इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल का ही होता है। इन दिनों कच्चे तेल का भाव $87 पर बैरल के हिसाब से ही चल रहा है। इंडिया ने रशिया से लोअर ग्रेड ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है, जो कि 2017 के बाद सबसे ज्यादा है, क्योंकि रशिया ने भी ओपेक की तरह ऑयल प्रोडक्शन कट किया हुआ है, जिसकी वजह से ऑयल इंपोर्ट्स में अभी दिक्कत आ रही है। दूसरी तरफ इंडियन रिफाइनरीज की मेंटेनेंस शटडाउन भी निकट होने की वजह से इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट्स दुगना कर दिया है। अब लगता है कि गौतम अडानी का नाम भी विवादों में उलझता ही रहता है। अब उनकी कंपनी अडानी पोर्ट्स के ऑडिटर डेलॉयट ने भी इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए डेलॉयट ने यह इस्तीफा रेजिग्नेशन दिया है। कंपनी के लिए काफी नेगेटिव न्यूज है। वहीं सेबी को भी अपनी अडानी ग्रुप के ऊपर की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में देने का डेडलाइन 14 अगस्त का है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से ये रिपोर्ट मांगी थी। एफआईआईज ने अगस्त महीने में टोटल 7,546 करोड़ की सेलिंग की है, जबकि इसी हफ्ते में उनकी सेलिंग 4,700 करोड़ के ऊपर है। एफआईआईज ने गए 5 महीनों की बाइंग के बाद, कंटिन्यूस बाइंग के बाद, इस महीने की शुरुआत प्रॉफिट बुकिंग से की है। एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ शशिधर जगदीशन ने मर्ज्ड एंटिटी की पहली एजीएम में बताया कि कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर अभी प्रेशर बना रहेगा। बैंक ने शेयर होल्डर्स की मीटिंग में 50,000 करोड़ के बॉन्ड इशू करने के लिए परमिशन मांगी है। एलआईसी ऑफ इंडिया ने एक्सपेक्टेशन से अबव रिजल्ट्स देकर सबको चौंका दिया है। कंपनी ने 683 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 9,544 करोड़ का प्रॉफिट देकर सबको चौंका दिया है। इसके बाद कंपनी का शेयर 3% तक उछल गया। सिप्ला के चेयरमैन वाई के हमीद, जिनकी फैमिली का स्टेक 33.4% का है, ने बताया कि कंपनी को बेचने की जो रूमर है वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। कंपनी की 87th एजीएम में उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने इस रूमर की जानकारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी दी है। लॉट साइज 90 का है। 91.30 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और 61.75 करोड़ का ओएफएस रहेगा। कंपनी फंड्स को डेट रिपेमेंट में यूज कर सकती है। कंपनी के शेयर्स 25 अगस्त को अलॉट होंगे, 28 अगस्त को शेयर क्रेडिट किए जाएंगे और 30 अगस्त को ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे। जी सोनी के मर्जर को एनसीएलटी की अब हरी झंडी मिल गई है। इस न्यूज के बाद कंपनी के शेयर 16% की लंबी छलांग लगा गए और शेयर्स 52 वीक हाई पर चले गए हैं। मैक्स फाइनेंशियल के शेयर्स में 12% की बढ़त देखी गई। एक्सिस बैंक ने अपनी हिस्सेदारी 9.99% से बढ़ाकर 16.22% कर ली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर सेबी ने आईपीओ की लिस्टिंग को T+6 से घटाकर अब T.3 करने का फैसला किया है। अब सितंबर 1 के बाद नई कंपनीज को T+3 में जाने की चॉइस दी जाएगी और 1 दिसंबर से इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा। अडानी विल्मर के शेयर्स में 5% की फॉल आई, जब अडानी एंटरप्राइजेस के 44% के स्टेक को बिकने की रूमर मार्केट में चली।
बाद में कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में निफ्टी का टारगेट 20,500 का दिया गया है, जो कि उनके हिसाब से दिसंबर तक आने की संभावना है। ब्रोकरेज फर्म के हिसाब से अमेरिका में माइल्ड मंदी को बदलकर अब नो रिसेशन की रणनीति और यहां पर लोकल फ्लोज काफी स्ट्रांग होने के कारण इंडिया को आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी गई है। यूरोजोन के मार्केट्स में मंगलवार को हड़कंप मच गया जब इटली ने वहां की बैंक्स के ऊपर में अचानक से वन टाइम 40% विंडफॉल गेन्स टैक्स लगा दिया। इटालियन गवर्नमेंट ने ये फंड्स को मॉर्गेज प्रोसीड्स और टैक्स कट्स में यूज करने के लिए लगाया है। पिरामल एंटरप्राइजेस का राइट्स इशू 8 से 17 अगस्त तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 81 रुपीज का रखा गया है, जो कि मार्केट प्राइस से 19% डिस्काउंट पर दिया गया है। रेशियो 5:46 का रखा गया है। राइट्स इशू का साइज 1050 करोड़ का होगा और राइट्स इशू के शेयर्स की लिस्टिंग 28 अगस्त को होगी। पेटीएम के शेयर्स में जोरदार बाइंग देखने मिली जब विजय शेखर शर्मा कंपनी के सीईओ ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए एंड ग्रुप के सारे शेयर्स खरीद लिए। एंड ग्रुप चाइनीज बिलियनर जैक मा की कंपनी थी जिसके पास 10.3% स्टेक था पेटीएम में। यह स्टेक परचेज होने के बाद कंपनी के फंडामेंटल्स में काफी सुधार होने की संभावना है। अडानी ग्रीन के 2.68% स्टेक को कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 920 रुपए के भाव से ओपन मार्केट से परचेज कर लिया है। टोटल डील साइज 3920 करोड़ की है। इसके पहले कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई में 2020 के साल में स्टेक खरीदा था। सेबी ने एमएमटीसी के शेयर बाजार मेंबर लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में पेड कॉन्ट्रैक्ट्स में के केस में दोषी पाए जाने के बाद सेबी ने यह कार्रवाई की है। एमएमटीसी स्टॉक ब्रोकर के सभी क्लाइंट्स को 15 दिनों का समय दिया गया है अपने शेयर्स को वहां से ट्रांसफर कराने के लिए। स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते यथार्थ हॉस्पिटल के आईपीओ का लिस्टिंग कमजोर हो गई। कंपनी के शेयर 306 रुपए पर लिस्ट हुए, जिसका आईपीओ प्राइस 300 रुपए का रखा गया था, यानी कि सिर्फ 2% गेन के साथ वो लिस्ट हुआ। इंट्राडे में उसका हाई 342 रुपए का लगा। चलिए अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी 88 पॉइंट घटकर 19,428 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 44,199 पर 680 पॉइंट्स की घटत के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 65,322 पर 398 पॉइंट्स घटकर बंद हुआ है। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की बात करते हैं। लगातार दूसरे हफ्ते भी निफ्टी आईटी 1.26%, 2 हफ्तों में टोटल करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। और निफ्टी फार्मा 0.75%, ये भी 2 हफ्तों में टोटल करीब 3% बढ़कर बंद हुआ है। घटने वाले इंडेक्स की अब बात करते हैं, जिसमें निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी एमएनसी ये करीब 1.35% तक घटे हैं। वहीं बैंक निफ्टी करीब 1.51% घटकर बंद हुआ है। ये सारे इंडेक्स दूसरे हफ्ते एक साथ में गिरे हैं। कंबाइंड करीब 3% की फॉल इंडेक्स लेवल पर आई है। इसके बाद हम बढ़ने वाले शेयर्स की बात करते हैं, जिसमें ग्लैंड फार्मा, जुबिलेंट फार्मोवा, कल्याण ज्वेलर्स, आईओबी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, श्याम मेटालिक्स, जी एंटरटेनमेंट, एमामी, वीआईपी इंडस्ट्रीज, एनएलसी इंडिया, ये सारे शेयर करीब 15 से 23% तक बढ़े हैं। तो चलिए अब घटने वाले शेयरों की बात करते हैं। कार्बोरंडम यूनिवर्सल, ओलेक्ट्रा ग्रीन, अपोलो टायर्स, इन्फो एज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ईपीएल लिमिटेड, एचएलई ग्लासकोट, मेडप्लस हेल्थ, इंडिया बुल रियल एस्टेट, ईआईडी पैरी, ये सारे शेयर करीब 7 से 14% तक घटे हैं। अब चलिए अपने अगले हफ्ते की बात करते हैं, जो 14 से 18 अगस्त तक का है। ये ट्रंकेटेड वीक रहेगा। मंगलवार 15 अगस्त को मार्केट्स बंद रहेंगे। बुधवार 16 अगस्त को भी पारसी न्यू ईयर होने की वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र के सभी बैंक्स बंद रहेंगे। हफ्ते के आखिरी दिन भी मार्केट में सेलिंग का दबाव रहा, जिसका डर था वही हुआ। डे लो पर क्लोजिंग दी है। टेक्निकली मार्केट वीक क्लोजिंग की तरफ गया है। मार्केट 2 हफ्तों से ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग को झेल रहा है।
जैसे ही 19,650 19,700 की रेंज में जाता है, सेलर्स फिर से हावी हो जाते हैं। एफआईआईज की तरफ से भी प्रॉफिट बुकिंग का काफी जोर है, काफी दबाव है। हर लेवल पर माल बेचने की जैसे होड़ लगी हुई है। शुक्रवार को भी आखिरी आधे घंटे में सेलिंग काफी जोर पकड़ ली थी। सेक्टर जो काफी तेजी दिखा गया शुक्रवार के सत्र में, जिसमें प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद उसमें तेजी मिली, वो था सरकारी बैंक। इसमें ताबड़तोड़ बहुत अच्छी तेजी शुक्रवार के सेशन में देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स में इस हफ्ते मिक्स रुझान देखने में मिला, जहां पर तेजी और मंदी दोनों तरफ हो रही थी। लेकिन अप्रैल से अभी तक का स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न ऑलरेडी 50% तक आ गया है। टीवीएस सप्लाई चेन का आईपीओ अभी तक 1.05 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर हो चुका है। प्राइस बैंड इसका 187 से 197 का रखा गया है। अगले हफ्ते में 2 आईपीओ की लिस्टिंग होनी है, जिसमें पहला एसबीएफसी फाइनेंस की लिस्टिंग 16 अगस्त को होगी। ये आईपीओ 74 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ था। अगली लिस्टिंग कॉनकॉर्ड बायोटेक की होगी, जो कि 18 अगस्त को होनी है। ये इशू करीब 25 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ था। अब आगे क्या होगा? लगातार तीसरे हफ्ते में भी निफ्टी में सेलिंग देखने में मिली है। एफआईआईज इंडेक्स और फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में कंटिन्यूस सेल की पोजीशन बना के चल रहे हैं और हर पुल बैक को सेलिंग के लिए यूज किया जा रहा है। 19,500 19,600 पर कॉल राइटिंग फिर से बढ़ रही है। अभी के लिए ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी तक के लिए 19,300 को बाजार बचाकर चल रहा है, जहां पर बाइंग एमर्ज हो रही है। लेकिन अगर ये लेवल टूटा तो उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना है। अभी के लिए लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न जो है वो मार्केट के लिए ठीक नहीं है। शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए ये ट्रेंड कमजोर है। हर उछाल पर बिकवाली की सलाह होगी। अगले हफ्ते में अडानी ग्रुप के शेयर्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि 14 अगस्त को सेबी की रिपोर्ट आनी है। आईटीसी भी अगले हफ्ते में फोकस में रहेगा, क्योंकि 14 अगस्त को उनकी एजीएम है, जिसमें होटल बिजनेस के डीमर्जर पर विचार विमर्श हो सकता है। कुछ मिड कैप कंपनीज के रिजल्ट अगले हफ्ते में आने हैं और अमेरिकन मार्केट्स का भी मूड फोकस में रहेगा और इन्फ्लेशन फिगर्स भी आने हैं। तो अगले हफ्ते में ये सारी चीजों पर काफी फोकस रहने वाला है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से मार्केट्स में अभी के लिए सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। एफआईआईएस का मूड किस तरफ जाता है, उसी तरफ में ट्रेंड का रिवर्सल होने की संभावना है। आरबीआई की पॉलिसी के बाद बैंकिंग स्टॉक्स में बिकवाली देखने मिली। इन्फ्लेशन अगले साल बढ़ने की आशंका से भी सेलिंग और जोर पकड़ने लगा। वहां अमेरिका में सीपीआई इन्फ्लेशन में कमी होने और यूके के जीडीपी फिगर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर आने के बाद भी लोकल मार्केट्स का मूड अभी भी कोई सुधार नहीं देखने मिल रहा है। एचसीएल टेक के ने 6 सालों के लिए $2.1 बिलियन की डील अमेरिकन कंपनी वेरिजॉन के साथ किया है। इस न्यूज के बाद शेयर्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली। दादा, अब ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस है। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 14/8/2023 से लेके 18/8/2023 के बीच में बाजार का हाल हकीकत टेक्निकली हम क्या देख रहे हैं और क्या पिक्चर उभर के आ रहा है, उसी का बात करने के लिए अभी हम लोग दाईं तरफ देख रहे हैं निफ्टी वीकली एवं बाईं तरफ देख रहे हैं निफ्टी डेली। और एक चीज गौर करना पड़ेगा, 15 अगस्त यानी कि मंगलवार को बाजार बंद रहेगा, ट्रेडिंग हॉलीडे रहेगा ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे। अब वीकली चार्ट थोड़ा टेक्निकली हम लोग विचार करते हैं कहाँ हम लोग है। यहां पर मैंने जो लिया, जो चीज ड्रॉ किया है, पहले हम बता देते हैं। एक तो मूविंग एवरेज यूज किया है 13 and 26 एक्सपोनेंशियल। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, उसका ब्लू लाइन का डॉटेड है। ऊपर से एक रेड लाइन ड्रॉ किया हूं जो कि डाउन ट्रेंड लाइन है, और एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट वीकली चार्ट के अंदर मैंने ड्रॉ किया हूं। निफ्टी वेरी क्रूशियल वीक मेरे हिसाब से, और टाइम भी बहुत ही अहमियत रखता है। ये जो कैंडल बना है ये इनसाइड कैंडल है। दैट मीन्स आइदर और साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत कुछ बोल सकता है नेक्स्ट टाइम में। एक तो 19,795 दैट मीन्स 19,800 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, दैट मीन्स ये डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर चलेगा। इनसाइड कैंडल के ऊपर एक पॉजिटिव वाइब बनता है।
एज पर द टेक्निकल चार्ट एंड कंडीशन इज कंसर्न, कहीं अगर 19,290 तोड़ता है तो ये इनसाइड कैंडल का लो तोड़ेगा, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा और नियर टू 23% रिट्रेसमेंट, और ये एक कंजेशन जोन, दैट मीन्स कॉन्फ्लुएंस का जोन में आएगा, क्योंकि यहां भी एक तो गैप है जो कि 19,200। तो दैट मीन्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल वीक, इंपॉर्टेंट वीक में हम लोग पैर रखने जा रहे हैं। हालांकि एज पर द चार्ट इज कंसर्न, ये 3 ब्लैक कैंडल आपको समझ में ही आ रहा है कि ये कोई पॉजिटिव इंडिकेशन तो नहीं है। वीकली एमएसीडी स्लोप इज कंसर्न, दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस लास्ट मार्च ये स्लोप चेंज हुआ है। दैट मीन्स थोड़ा कॉशस अप्रोच तो बनता है। अब नेक्स्ट मूव क्या होगा उसके ऊपर हम लोग को विचार करना चाहिए। वीकली स्टोकेस्टिक्स का स्लोप एज पर द प्राइस के साथ ये नीचे की तरफ आने का इंगित दे रहा है। आरएसआई भी जो जगह पे है वेरी क्रिटिकल, 60 के पास सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है, ये देखना चाहिए। ये था मेरा वीकली निफ्टी के ऊपर ऑब्जर्वेशन, और डेली देखने से और कुछ हाल हकीकत क्लियर हो सकता है। डेली का जो कंडीशन था, जो यहां पर कंजिक्यूटिव 3 ट्रेडिंग डे मूविंग एवरेज के नीचे था, जो कि लास्ट वीक में था, उसके बाद एक बार निफ्टी सूचकांक ऊपर में जाके क्लोजिंग हुआ था 13 सिंपल मूविंग एवरेज का। दैट्स व्हाई ये कंडीशन टूट गया। नाउ फिर से आपको तीनों क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे देना पड़ेगा, जो कि लास्ट 2 डेज के अंदर हुआ है। अब मंडे वेरी क्रिटिकल, क्या मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देगा या ऊपर क्लोजिंग देगा, ये मंडे क्लोजिंग होने के बाद ही मालूम चलेगा, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि उस टाइम का लोएस्ट पॉइंट क्या है। हालांकि अभी भी मैं मानता हूं कि दिस इज द मेन ट्रिगर पॉइंट हो सकता है 19,290 स्पॉट निफ्टी के अंदर। आरएसआई इज कंसर्न, जिस हिसाब से है, दैट मीन्स अब वो ऊपर जाने में इनकार कर रहा है। जो इतना दिन ऊपर में था, 60 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 55 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, अब वो 55 से ही मुंह घुमा के नीचे की तरफ आ रहा है। तो प्राइस के साथ मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिविटी प्राइस के अंदर आया है। अब नेक्स्ट वीक थोड़ा कॉशस, थोड़ा सा स्पेशल आई रखना पड़ेगा, क्या वोलेटिलिटी किस तरफ डेवलप हो रहा है। तो ये था निफ्टी के अंदर, निफ्टी का वोलेटिलिटी और वीकली डेली निफ्टी। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, बैंक निफ्टी डेली और वीकली। तो दिस इज बैंक निफ्टी वीकली चार्ट एंड दिस इज बैंक निफ्टी डेली चार्ट। अब चलिए बैंक निफ्टी के अंदर जैसे निफ्टी में हम ड्रॉ किया था उसी हिसाब से ही है। ट्रेंड लाइन खींचा हूं जो कि ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग है, बट वेरी क्रिटिकल जोन में बैंक निफ्टी एंट्री ले रहा है। क्यों क्रिटिकल? एज पर द फिबोनाची इज कंसर्न 23 तोड़ के बंद हुआ, दैट मीन्स 38% के आसपास, जो कि मल्टीपल क्लस्टर है प्राइस का। और ये सब जो कॉन्फ्लुएंस बनता है, ये अचानक ये तोड़ता नहीं है। दैट मीन्स 13 और 26 का बीच वाला जोन, 38% ऑफ द फुल रिट्रेसमेंट, जो कि ये बुल ग्रिप है कि नहीं है वो भी एक निशानी बन सकता है। तो दैट्स वाई वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में बैंक निफ्टी है। और ये तीनों ब्लैक कैंडल, ये आप लोग को भी मालूम है कैंडल स्टिक्स का भाषा में इसको क्या बोलते हैं। तो नेगेटिविटी तो है, लास्ट वीक में हम लोग बात किया था कि ये नेगेटिव था, इस वीक और गहराया है एमएसीडी, तो कॉज ऑफ कंसर्न तो है। स्टोकेस्टिक्स मोमेंटम नीचे की तरफ है और आरएसआई लोअर लो फॉर्मेशन करके नीचे की तरफ आ रहा है वीकली में, जो कि अच्छा साइन तो नहीं है। क्या इस स्थिति से निफ्टी और बैंक निफ्टी उभर पाएगा, वो तो नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग के बाद ही हम लोग को मालूम चलेगा। बट दिस इज द कंडीशन, वी आर नॉट इन ए कंफर्ट जोन। डेली चार्ट लास्ट वीक में ही हम लोग बात किए थे कि कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग तो हो चुका है, बट लोअर लो नहीं तोड़ा था। इस बार वो लास्ट फ्राइडे जो सेल ऑफ, जो प्रेशर था लास्ट आवर, हाफ एन आवर में, इसी का कारण, सेल ऑफ के कारण लोअर, ये जो लोएस्ट पॉइंट था 44,279, दैट मीन्स 44,250 तोड़ने से ही इसका सेलिंग प्रेशर आया था। तो मोटा मोटी 44,120, 150 पॉइंट तो पानी की तरफ किया है। एनीवे, अब स्टोकेस्टिक्स आरएसआई के हिसाब से देखा जाए, तो आरएसआई डेली में जहां पर अभी स्थित है, कहीं सेलिंग प्रेशर ज्यादा गहराएगा
तो ये हो सकता है और गहरा के टेक्निकली कॉपी बुक स्टाइल में जहां पर हम लोग बोलते हैं कि आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आने का कोशिश कर सकता है, दैट मीन्स 30 के आसपास। तो कंजेशन जोन वीकली चार्ट में भी आप लोग देखे हैं 38% का जोन, वैल्यूएशन जोन, मल्टीपल एरिया, आरएसआई डेली में ओवरसोल्ड हो सकता है। इतना कुछ एक साथ नीचे की तरफ अभी है सपोर्ट देने के लिए। इतना कॉन्फ्लुएंस क्या एक साथ तोड़ेगा, ये तो थोड़ा सा हमको डाउट लगता है। दैट मीन्स लोअर रेंज में जो लोग वैल्यूएशन खोजते हैं ना, अभी बी केयरफुल एट लोअर एंड, आपको आंख खोल के रखना पड़ेगा कहाँ रिवर्सल आ रहा है या कंटिन्यूएशन सेलिंग चल रहा है। बट एनी काइंड ऑफ फार्दर सेलिंग बजाय थोड़ा कंफर्ट जोन में जा सकता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेके बात करते हैं। ये था निफ्टी वीकली और डेली के बीच में। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप 3 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। मार्केट नेगेटिव जोन में है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक का टेक्निकल सुधरने का कोशिश कर रहे हैं। बट ये बोल सकते हैं कुछ कुछ स्टॉक टेक्निकली सुधर रहा है और कुछ स्टॉक नया हाई की तरफ जा रहा है। आज इसी का संमिश्रण में तीनों स्टॉक चुन के लाया हूं जिसका टेक्निकल विचार हम लोग करेंगे, चर्चा करेंगे। इंडिया ग्लाइकोल, एनसीएल इंडस्ट्री एंड पैरा केबल, जो पैरामाउंट कम्युनिकेशन के हिसाब से हम लोग पहले जानते थे। तो अभी इंडिया ग्लाइकोल के बारे में जानते हैं। एक डाउन ट्रेंड लाइन आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, अब इसके ऊपर क्लोजिंग आया जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है। पॉजिटिव सिनेरियो है ये यहाँ पर। अब ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा ये देखना पड़ेगा। देखा जाए तो इसका जो पूरा चार्ट अगर आप देखेंगे, ये जो कप बना था उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ था उसी को रिविजिट किया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर आया, फिर उसको रिविजिट किया। दैट मीन्स चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ प्रिंसिपल। जो रेजिस्टेंस था वो बिकम अ सपोर्ट। थोड़ा पेनिट्रेशन हुआ है, ये काफी अच्छा होता है कि पेनिट्रेशन के बाद उभर के ऊपर आया। कॉज ऑफ कंसर्न है 1326 का क्रॉसओवर। नेक्स्ट वीक अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो क्रॉसओवर आ सकता है, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो हो सकता है। यहाँ काफी देर तक कंसोलिडेशन, उसके बाद ये प्राइस एक्शन में चेंजेस आया है, जो एक पॉजिटिव सिनेरियो है। वीकली एमएसीडी बहुत ही अच्छा जगह में अवस्थित है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी प्राइस एक्शन के अंदर नेक्स्ट वीक में ये एमएसीडी पॉजिटिव जोन में जा सकता है। वीकली स्टोकैस्टिक्स पॉजिटिव, आरएसआई वेरी वेरी गुड कंडीशन। कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट के हिसाब से देखा जाए वेरी गुड कंडीशन इन द आरएसआई फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टॉक एनसीएल इंडस्ट्री। यहां पर जितना भी टाइम देखिए, इस सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग, एक छोटा ट्रेंड लाइन मैंने डाला हूं डॉटेड लाइन के हिसाब से, इसके ऊपर क्लोजिंग। प्राइस एक्शन के साथ अगर वॉल्यूम देखा जाए तो दिस इज द वॉल्यूम भी अच्छा बना है आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग कंसोलिडेशन। प्राइस एक्शन में चेंज के साथ एमएसीडी का स्लोप चेंजेस, स्टोकैस्टिक्स मोमेंटम चेंज हुआ है, आरएसआई तो मोमेंटम चेंज होकर हायर हाई फॉर्मेशन, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है। तो एनसीएल इंडस्ट्री नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम लोग को रेडार में रखना चाहिए, चेकलिस्ट पे रहना चाहिए। आप लोग भी घर पे स्टडी कर सकते हैं ये स्टॉक। फाइनल स्टॉक आज के लिए जो स्टडी हम लोग करते हैं
टेक्निकल चेक जो करते हैं वो है पैरा केबल। दिस टाइप ऑफ चार्ट फॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं कि क्या हिसाब से कितना टाइम से ये प्राइस एक्शन बन रहा है। नाउ वेट एंड वॉच, बट लास्ट वीक का जो कैंडल बना है वो थोड़ा सा नेगेटिव तो है ही, बट पॉजिटिव है। ये गैप से खुला था। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस था, क्या ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज से इसका डिस्टेंस भी बढ़ चुका है करंट प्राइस। दैट मीन्स फिर से ये सपोर्ट का काम कर सकता है। यहां पर आके ये अगर थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो प्राइस एक्शन के लिए वो अच्छा होता है, और चार्ट के हिसाब से भी वो अच्छा होता है। एमएसीडी का हायर हाई फॉर्मेशन हमको काफी अट्रैक्ट लगा। स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई बोथ आर पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव वाइब कर रहे हैं। तो ये तीनों जो स्टॉक है, ये तीनों स्टॉक हम लोग रेडार में डाल सकते हैं, आप लोग का चेक लिस्ट में डाल सकते हैं, आप लोग भी चेक लिस्ट में डाल सकते हैं अगर आप एग्री है तो। इसका फंडामेंटल चेक आप कर लीजिए। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ये चार्ट इसी हिसाब से बना है ये वीक का क्लोजिंग के बाद। अब इसके ऊपर और स्टडी जरूरी है। आप लोग अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। अगर खुद चार्ट देखते हैं तो इसके साथ आपका भी स्टडी जोड़ दीजिए, वो काफी मजबूत बनाता है आपका कॉन्फिडेंस को। तो दिस इज एब्सोल्युटली एडुकेटिव पार्ट, दैट्स व्हाई यू आर नॉट रिकमेंडिंग दिस इज फॉर बाय। ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा। प्राइस एक्शन चेंजेस हो रहा है तीनों स्टॉक, इंडिया ग्लाइकोल, एनसीएल इंडस्ट्री एंड पैरा केबल। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। तीनों स्टॉक्स के बारे में जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर अपना ये डिस्क्लेमर रन करते हैं। दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं और व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड लें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।